हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कृषि वानिकी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर 6 के लिए है। किसके लिए? पेपर 6। इसमें आपको पढ़ना है सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं तकनीकी विकास। और आप याद रखिएगा कि 6th जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि कृषि वानिकी से लेकर कि कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं, कृषि वानिकी के महत्व एवं प्रबंधन का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर यही क्वेश्चन 11 to 13 जेपीएससी में भी दे दिया है कि कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं, कृषि वानिकी के महत्व एवं प्रबंधन का वर्णन करें। तो अगर जो एक बार तैयारी किया हो वो उसको तो अच्छा ही हो गया होगा कि अगले एग्जाम में भी सेम सेम क्वेश्चन पूछ लिया। तो चलिए हम लोग भी कृषि वानिकी को कवर कर लेते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ये टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे आज। यदि कृषि विफल होती है तो सब कुछ विफल हो जाएगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन का ये कथन है। हम अपने आंसर को एक कथन के साथ शुरू करते हैं, जनरली आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, तो इनका कथन क्या था कि यदि कृषि विफल होती है तो सब कुछ विफल हो जाएगा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसी टाइप से हम लोग नाम लिख के चलते हैं। अब शुरू कीजिए आंसर। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का यह कथन कृषि वानिकी की प्रासंगिकता को स्पष्ट करता है, जिसे उन्होंने किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच माना था। विश्व कृषि वानिकी केंद्र के अनुसार यह एक ऐसी भूमि प्रबंधन प्रणाली है जिसमें एक ही भूमि इकाई पर काष्ठ युक्त 12 मासी पौधों या पेड़ों को कृषि फसलों और पशुपालन के साथ पारिस्थितिक और आर्थिक रूप से एकीकृत किया जाता है। अब ये तो डेफिनेशन आपको देना जरूरी है, ICRF का डेफिनेशन है। लेकिन अगर सरल शब्दों में कहें तो एक ही भूमि पर फसलों के साथ साथ वृक्ष लगाना और पशुपालन करना ही कृषि वानिकी है। ठीक है, किसको कृषि वानिकी कहिएगा? एक ही भूमि पर फसलों के साथ साथ वृक्ष लगाना और पशुपालन करना ही कृषि वानिकी है। जब कुछ याद ना रहे तो आप यही लिखिए चलिए। लेकिन जब भी हम लोग डेफिनेशन देते हैं तो हम लोग कोई महान, कोई संघ, कोई समाज तो नहीं, कोई बढ़िया वैज्ञानिक या उस सब्जेक्ट में जो स्कॉलर होते हैं उनका डेफिनेशन हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको ही हम लोग सबसे ऑथेंटिक मांग के चलते हैं। तो आप बता दिए कि आपके जो डेफिनेशन दे रहे हैं वो विश्व कृषि वानिकी केंद्र के अनुसार आपने ये डेफिनेशन दिया है। फिर सरल शब्दों में भी बता दिए कि एक ही भूमि पर फसलों के साथ साथ वृक्ष लगाना और पशुपालन करना ही कृषि वानिकी कहलाता है। ठीक है, झारखंड के संदर्भ में जहां राज्य का 28% या 28% से ज्यादा भूभाग वन आच्छादित है और यहाँ की जनजातीय संस्कृति जल, जंगल, जमीन के संरक्षण पर आधारित है, कृषि वानिकी एक स्वाभाविक जीवन पद्धति है। ठीक है, ये लोग तो एक नाम दे दिए हैं लेकिन यहाँ पर तो ये पद्धति बिल्कुल स्वाभाविक है जब आप अपने आसपास में देखते हैं। राज्य के 70% सीमांत किसानों के लिए, जिनका शुद्ध बुआई क्षेत्र मात्र 12.85 है प्रतिशत है, यह प्रणाली न केवल आय के विविधीकरण का साधन है बल्कि सतत कृषि की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम भी है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके इसका प्रकार देख लेंगे। कृषि वानिकी के प्रकार देखिए, प्रकार में आपको क्या क्या पढ़ना है, 3-4 तो पढ़ना है। कृषि सिल्वीकल्चर, सिल्वी पास्टरल, एग्रो सिल्वी पास्टरल। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे। कृषि वानिकी प्रणालियों को उनके घटकों की संरचना और उनके बीच होने वाली अंतःक्रिया के आधार पर मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कृषि सिल्वीकल्चर जो पहला है उसको डिफाइन कीजिए। पहले इसको डिफाइन कीजिए, उद्देश्य बताइए, प्रबंधन बताइए और उदाहरण देकर चलिए। उदाहरण में हम कोशिश किए हैं कि एक नॉर्मल उदाहरण ले लें और एक आपके झारखंड का उदाहरण ले लें। सब में हम यही काम किए हैं। आप अपनी कॉपी को जैसे डेकोरेट करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। इसको आप एज ए हेल्प लीजिए और अपना आंसर खुद तैयार कीजिए। ठीक है, कृषि सिल्वीकल्चर को डिफाइन करते हुए एक ही लाइन 2 लाइन लिखिए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इस प्रणाली में एक ही भूमि इकाई पर कृषि फसलों और बहुउद्देशीय वृक्षों को एक साथ उगाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसके पीछे? मुख्य लक्ष्य खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ इमारती लकड़ी, ईंधन और उर्वरता प्राप्त करना है। प्रबंधन कैसे करेंगे? वृक्षों की पंक्तियों में या खेत की मेड़ों पर लगाया जाता है। वृक्षों को किस में किया जाता है? पंक्तियों में लगाया जाता है। वृक्षों को पंक्तियों में लगाया जाता है या खेत की मेड़ों पर लगाया जाता है। उदाहरण देकर बताइए। उत्तर भारत में हरियाणा और पंजाब, अंडरलाइन कर दीजिए इसको। गेहूं या गन्ने की फसल के साथ पॉपुलर, यह यूकेलिप्टस का रोपण होता है। ये उधर का एग्जाम्पल है, आप अपने झारखंड का एग्जाम्पल दे के चलिए या उड़ीसा का भी दे सकते हैं, लेकिन हम लोग झारखंड लिख के चले तो ज़्यादा अच्छा। अंडरलाइन करके चलिएगा उसको। धान या मक्का के साथ शीशम, गम्हार या करंज के वृक्ष लगाए जाते हैं इस क्षेत्र में। या वृक्ष नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी सहायक होते हैं। ठीक है, अब लाभ भी बता दिया आप
कि एक तो हम लोग यहाँ धान या मक्का के साथ सीसम या गम्हार या करंज का वृक्ष लगाते हैं, और जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब बताएंगे सिल्वी पास्चरल के बारे में। फिर थोड़ा सा डेफिनेशन दीजिए, उद्देश्य बताइए, प्रबंधन बताइए, कुछ उदाहरण देकर के चलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ता है, उतना टाइम नहीं है आपके पास और कॉपी भी नहीं है। 32 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, तो थोड़ा छोटा लिखाएगा ये। ठीक है, इस प्रणाली में वृक्षों के साथ साथ चारे वाली फसलों या प्राकृतिक घास के मैदानों का प्रबंधन किया जाता है। यह मुख्य रूप से पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त है। ठीक है, बता दिए। उद्देश्य क्या है? चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना और पशुओं के लिए छायादार वातावरण तैयार करना इसका उद्देश्य है सिल्वी पास्चरल का। प्रबंधन कैसे करना है? इसमें ऐसे पेड़ों का चयन किया जाता है जिनकी पत्तियां चारे के रूप में उपयोग की जा सकें, जैसे कि सुबबुल। ठीक है, उदाहरण देते हुए पश्चिमी भारत, राजस्थान, गुजरात का एग्जाम्पल लिए हैं। उसमें बताइए कि शुष्क क्षेत्रों में खेजड़ी के वृक्षों के नीचे सेवन घास या अन्य चारा फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, पश्चिमी भारत में ये एक पैटर्न हम लोग एक उदाहरण दिए। यह मॉडल उन क्षेत्रों के लिए वरदान है जहां सिंचाई की कमी है और पशुपालन ही आजीविका का मुख्य स्रोत है। एग्रो सिल्वी पास्चरल के बारे में बताइए। यह सबसे जटिल और एकीकृत प्रणाली है, सबसे जटिल और एकीकृत प्रणाली है जिसमें कृषि फसलें, वृक्ष और पशुपालन तीनों का संगम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसका किसका? कृषि फसलें उगाइए, वृक्ष और पशुपालन तीनों को एक साथ करना है। यह एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र की तरह कार्य करता है। उद्देश्य बताएंगे, प्रबंधन बताएंगे, उदाहरण बताएंगे। उद्देश्य क्या है? भोजन, ईंधन, चारा और पशु उत्पादन, दूध, खाद, सबकी प्राप्ति एक ही जगह पर से हो जा रहा है। प्रबंधन, इसमें पोषक तत्वों का चक्र चलता है, पशुओं का गोबर खाद के रूप में और पेड़ों की पत्तियां या फसलें चारे के रूप में उपयोग हो जाती हैं। उदाहरण दीजिए। केरल तटीय क्षेत्र, होम गार्डन्स जहां नारियल और मसालों के साथ सब्जियां उगाई जाती हैं और साथ ही मुर्गी या पशुपालन किया जाता है। ठीक है, झारखंड में कुछ इसी तरह से चलता है। अगर झारखंड का पारंपरिक मॉडल देखा जाए तो जो बारी खेती कहते थे हम लोग, जहां किसान अपने घर के पीछे के हिस्से में फलदार वृक्ष, मौसमी सब्जियां और कुछ मवेशी एक साथ रखते थे, तो ये भी हम लोग कहेंगे एग्रो सिल्वी पास्चरल का उदाहरण है। अन्य विशिष्ट कृषि वानिकी प्रणालियां। अब कुछ अन्य के बारे में बताइए। मधु वानिकी हम लोग के झारखंड में होता है। एक्वा फॉरेस्ट्री, गृह वाटिका। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिफाइन करके चलेंगे। अन्य विशिष्ट कृषि वानिकी प्रणालियों में मुख्य वर्गीकरण के अलावा विशिष्ट आवश्यकताओं और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियां भी प्रचलित हैं, जैसे मधु वानिकी। हनी के लिए आप जानते हैं, इस प्रणाली में उन वृक्षों का चयन और रोपण किया जाता है जो मधुमक्खियों के लिए प्रचुर मात्रा में पराग, पॉलन और मकरंद यानी कि नेक्टर का स्रोत होते हैं। वैसे पौधे लगाइए, वैसे फूल लगाइए जहाँ ज़्यादा नेक्टर कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये मधुवानिकी हुआ। प्रबंधन, फसलों के साथ नीम, यूकेलिप्टस, अर्जुन या सरसों जैसे वृक्ष पौधे लगाए जाते हैं। महत्व क्या है? यह न केवल शहद उत्पादन से अतिरिक्त आय प्रदान करता है, बल्कि मधुमक्खियों द्वारा पर परागन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होने से मुख्य कृषि फसलों की पैदावार भी 20 से 30% तक बढ़ जाती है। बायोलॉजी पढ़े होंगे तो पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन सब पढ़े होंगे, और हम लोग जानते हैं क्रॉस पॉलिनेशन ये इंसेक्ट्स ही करते हैं और ये काफ़ी अच्छा होता है। वैरायटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है और पैदावार के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये 20 से 30% तक ये लोग फसलों के पैदावार में भी वृद्धि करते हैं। ये भी हम लोग को एक और फायदा हो जाता है। फिर एक्वा फॉरेस्ट्री, इसमें जलीय कृषि और वानिकी का एकीकरण किया जाता है। मछली पालन के तालाबों या जल निकायों के चारों ओर या किनारों पर विशेष प्रजाति के पेड़ लगाए जाते हैं, ये एक्वा फॉरेस्ट्री है। प्रबंधन बताइए, उदाहरण बताइए। प्रबंधन, किनारों पर ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं जो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और जिनकी पत्तियां गिरकर जलीय जीवों के लिए जैविक भोजन का कार्य करती है। ठीक है, तो एक्वा फॉरेस्ट्री हो गया ये। उदाहरण है दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में नारियल या केजुआरिना का तालाबों के किनारे रोपण। झारखंड के संदर्भ में तालाबों के किनारे करंज या फलदार वृक्ष लगाना इसका उदाहरण है। अब हम लोग गृह वाटिका के बारे में बताएंगे। ठीक है, हम लोग अन्य विशिष्ट कृषि प्रणालियां में मधु वानिकी बताएं, एक्वा फॉरेस्ट्री और गृह वाटिका बता रहे हैं। तो अभी हम लोग गृह वाटिका पढ़ेंगे। यह सबसे पुरानी और सघन प्रणाली है। घर के आसपास उपलब्ध भूमि पर फल, सब्जियां, औषधीय पौधे और चारे वाले वृक्षों का सघन मिश्रण लगाया जाता है। इसका महत्व क्या है? यह मुख्य रूप से पारिवारिक पोषण, सुरक्षा और दैनिक घरेलू आवश्यकताओं, ईंधन, चारा की पूर्ति के लिए उपयोग की जाती थी और बहुत लंबे समय से ये चलते आ रहा है। ठीक है, अब बताइए कृषि वानिकी के प्रबंधन। प्रबंधन बहुत जरूरी है क्योंकि
आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो आप कृषि वानिकी कर रहे हैं उसमें जो भी स्पीसीज या जो भी वैरायटी आप लेकर आ रहे, एक दूसरे से लड़ने न लग जाए, है ना, एक दूसरे से स्पर्धा में नहीं लग जाए, चाहे वो पोषण को लेके हो, पानी को लेकर के हो, इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से हो, वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लग गया तो आपका पूरा का पूरा मैनेजमेंट फेल होगा। सब ऐसे आप छांट करके लाइए, ऐसे प्रजातियों को चयन कीजिए जो कि एक दूसरे के साथ दोस्ती बना के रहे, ना कि दुश्मनी करके रहे, ठीक है। तो ये प्रबंधन देखिए कैसे कैसे होगा। पहले तो वैज्ञानिक प्रजाति चयन होगा, दूरी एवं छटाई प्रबंधन हो करना पड़ेगा, मतलब ठीक ठीक दूरी रखिए, समय पर छटाई कीजिए। जल संसाधन का प्रबंधन, यहाँ आप ऐसा ना करें कि 2-4 प्रजाति ऐसे ही उठा के ले आइए, सबको पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तो सब फिर क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, जो सबसे मजबूत होगा वो पानी ले जाएगा, बाकी प्रजाति मरेगी वहाँ पे। फिर है आधुनिक एवं तकनीकी हस्तक्षेप, ठीक है। तो अब हम लोग इसको एक एक करके डिफाइन करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे, ठीक है। कृषि वानिकी के प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों के बीच सहक्रिया सिनर्जी पैदा करना है। इसके लिए निम्नलिखित रणनीतियां अपनाई जाती हैं। कृषि वानिकी प्रबंधन की प्रमुख रणनीतियां। कृषि वानिकी का सफल कार्यान्वयन इस बात पर निर्भर करता है कि हम वृक्षों और फसलों के बीच संसाधनों यानी कि धूप का, जल का, पोषक तत्व का, इन सभी के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा को कितना कम कर पाते हैं, ठीक है। एक प्रजाति को एक वैरायटी का बाय प्रोडक्ट दूसरे का क्या होना चाहिए, वो उसके लिए पोषण हो जाए। एक जो वेस्ट निकाले वो दूसरा यूज कर ले, तो ही आप उसको बहुत लंबे समय तक चला पाएंगे, ठीक है। तो आपका मेन मकसद ही होना चाहिए कि इनके बीच जो प्रतिस्पर्धा है हर चीज को लेकर, वो कितना आप कम कर पाते हैं और उनके बीच कितना सहयोग को आप बढ़ावा देते हैं और बढ़ा पाते हैं। यही है कृषि वानिकी का प्रबंधन। सबसे पहले एक वैज्ञानिक प्रजाति चयन। प्रबंधन की पहली शर्त सही वृक्ष का चुनाव और स्थानीय जलवायु और मुख्य फसल के अनुकूल हो। दोनों चीज चाहिए, एक तो स्थानीय जलवायु भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, और आप उसको और जो मुख्य फसल लगा रहे हैं उसके साथ भी वो सही सही बैठना चाहिए। ऊर्ध्वाधर विकास। उत्तर भारत के हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में पॉपुलर और यूकेलिप्टस का प्रबंधन इसलिए सफल है क्योंकि इनका विकास सीधा ऊपर की ओर होता है, ठीक है, नीचे की ओर ज़्यादा फैलते नहीं है, बहुत लंबे ऊपर बढ़ जाता है। इससे फसलों को छाया कम मिलती है और मशीनीकृत खेती, जैसे कि अगर ट्रैक्टर का यूज़ करना है, कोई बड़ा मशीन का यूज़ करना है, तो उसमें बाधा नहीं आता है, इसलिए वहाँ इस टाइप का यूकेलिप्टस का उपयोग होता है। स्थानीय अनुकूलता। इसके विपरीत झारखंड जैसे पठारी क्षेत्रों में गम्हार, शीशम और करंज जैसी स्थानीय पेड़ों का प्रबंधन अधिक टिकाऊ है। ये पेड़ न केवल इमारती लकड़ी देते हैं बल्कि प्रतिकूल मौसम को सहने की भी क्षमता रखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूकेलिप्टस ले आए तो उससे ज़्यादा बढ़िया काम हमारा गम्हार, शीशम और करंज जो यहाँ का जलवायु जो स्थिति है उसको झेल पाएगा। फिर है दूरी एवं छटाई प्रबंधन। सही दूरी पर लगाना है, छटाई करना है। वृक्षों और फसलों के बीच प्रकाश के संतुलन को बनाए रखना अनिवार्य है। धूप जब सबको चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो सबसे पहले छटाई कीजिए। पेड़ों की निचली शाखाओं की समय समय पर छटाई की जाती है ताकि जमीन पर उगने वाली फसलों को प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त धूप मिलते रहे। लकड़ी की गुणवत्ता गांठ रहित लकड़ी को भी बढ़ाता है, ठीक है। फिर है अंतराल। पेड़ों की को पत्तियों में एक वैज्ञानिक दूरी पर लगाया जाता है। पेड़ों को पंक्तियों में पढ़ते पढ़ते क्या पड़ जाते हैं, देखिए अंतराल। पेड़ों को पंक्तियों में एक वैज्ञानिक दूरी पर लगाया जाता है ताकि अंतर फसलों की बुआई और कटाई आसानी से हो सके, ठीक है। तो ये हम लोग दूरी एवं छटाई प्रबंधन में लिखेंगे। फिर जल संसाधन प्रबंधन में लिखिए, जहाँ वर्षा कम होती है या सिंचाई के साधन सीमित हैं वहाँ जल का सटीक प्रबंधन ही सफलता की कुंजी है। सूक्ष्म सिंचाई। बुंदेलखंड या छोटा नागपुर, पठार जैसे शुष्क क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है। ड्रिप सिंचाई आप लोग देखे भी होंगे और आजकल अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छा, मान लीजिए कि आप अपने बालकनी में जो पेड़ पौधा लगा के रखे हैं ना, उसके लिए भी ड्रिप के लिए बहुत अच्छा पूरा सिस्टम आता है और बहुत ज़्यादा दाम पे नहीं आता, बहुत कम में आता है। किसानी खेती का तो बात अलग है, लेकिन अगर आप वैसे पेरेंट हैं, वो प्लांट पेरेंट कहते हैं ना, हाँ, अगर वैसे प्लांट पेरेंट हैं जिनको बहुत अच्छा अपने बालकनी में पेरेंटिंग करना है तो आप उस टाइप का ड्रिप ईजिली मिल जाता है, ठीक है। तो ला सकते हैं उसको, पूरा पाइप सिस्टम होता है और जड़ के पास में वो एक 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 बूंद दिन भर पानी गिराते रहता है, ठीक है। बहुत अच्छा होता है। आप उसको छोटा स्तर से समझ सकते हैं और बड़े स्तर पे आप देखे हों तो फिर और अच्छी बात है।
ठीक है। तो बुंदेलखंड या छोटा नागपुर, पठार जैसे शुष्क क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है। झारखंड में सूक्ष्म सिंचाई का 59% ड्रिप बुनियादी ढांचा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे पेड़ों की जड़ों तक नमी पहुंचाकर वाष्पीकरण को कम करता है और जल उपयोग दक्षता बढ़ाता है। ठीक है, हो गया। इसमें पानी बहुत कम वेस्ट होता है। जैसे आप एक बार में पानी दिए, पेड़ को जितना चाहिए वो लेगा, बाकी वाष्पीकरण के उड़ा देगा, या फिर ज़्यादा है तो वो बहा देगा और पानी बह करके सूख कर चला जाता है। ठीक है, तो आप वैसा ना दे करके ड्रिप 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 दे दें, जिससे कि जो मिट्टी है उसमें नमी बना रहता है, बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है। चलिए, आधुनिक एवं तकनीकी हस्तक्षेप प्रबंधन को पारदर्शी और डेटा आधारित बनाने के लिए अब डिजिटल टूल्स का उपयोग किया जा रहा है। निगरानी भारत सरकार की हर मेड़ पर पेड़, बहुत अच्छा नाम है इसका, अंडरलाइन जरूर करेंगे। क्या करना है? हर मेड़ पर पेड़ योजना के अंतर्गत पौधों की जियो टैगिंग की जा रही है ताकि उनकी उत्तरजीविता की सटीक निगरानी हो सके, है ना। फिर है ब्लॉकचेन पद्धति। झारखंड जैसे राज्यों में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग पौधों और बीजों की आपूर्ति श्रृंखला को प्रबंधित करने के लिए किया जा रहा है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले सिल्वी कल्चर पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। अब हम लोग बताएंगे चुनौतियां एवं समाधान। ठीक है, चुनौतियां क्या क्या हैं और हम लोग समाधान क्या क्या कर सकते हैं। कृषि वानिकी की अपार संभावनाओं के बावजूद धरातल पर इसे लागू करने में कुछ गंभीर चुनौतियां हैं, जिनका समाधान सरकार और किसानों के एकीकृत प्रयासों में निहित है। ठीक है, तो क्या पढ़े आप कि कृषि वानिकी की अपार संभावनाओं के बावजूद धरातल पर इसे लागू करने में कुछ गंभीर चुनौतियां हैं, जिनका समाधान सरकार और किसानों के एकीकृत प्रयासों में निहित होती है। जब भी कोई टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं उसकी बहुत उपयोगिता पढ़ते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर बात आता है तो बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं, जिसके चलते उसको लागू करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला जो हम लोग को चुनौती है वो है भौगोलिक एवं संरचनात्मक चुनौतियां। छोटे एवं खंडित जोत कृषि वानिकी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। ठीक है, अब हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास 1 हेक्टेयर से भी नीचे की जमीन है, अब उसमें ये सब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भारत के अधिकांश राज्यों, विशेषकर झारखंड जैसे पठारी क्षेत्रों में किसानों के पास बहुत कम भूमि है। छोटे खेतों में पेड़ लगाने से मुख्य फसल के क्षेत्र के कम होने का भय रहता है। सिंचाई की भारी कमी झारखंड में सकल सिंचित क्षेत्र मात्र 17.1% है, नए पौधों को जीवित रखने में बहुत बड़ी चुनौती पेश करती है। समाधान बताइए। सीमा पर वृक्षारोपण मॉडल को बढ़ावा देना, जहां सिंचाई कम है वहां जल संचयन की स्थानीय विधियां जैसे कि डोभा या चेक डैम को कृषि वानिकी से जोड़ना आवश्यक है। दूसरा है संस्थागत एवं विधिक चुनौतियां। चुनौती क्या है? पेड़ों की कटाई और उनके परिवहन से संबंधित जटिल कानूनी नियम किसानों को हतोत्साहित करते हैं। लकड़ी के बाजार में बिचौलियों का बोलबाला है, जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता है। समाधान क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014। भारत विश्व का पहला देश है जिसने ऐसी समर्पित नीति बनाई। ठीक है, इसको अंडरलाइन करके लिखिएगा। जिसके तहत नियमों का सरलीकरण करना है। इस नीति का उद्देश्य नर्सरी टू मार्केट मॉडल विकसित करना है, इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, जिससे किसान को पौधे प्राप्त करने से लेकर लकड़ी बेचने तक सुगम मार्ग मिले। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग। तकनीकी एवं जागरूकता संबंधी चुनौतियां। किसानों में वैज्ञानिक प्रबंधन जैसे सही प्रजाति का चुनाव और समय पर छटाई के प्रति जागरूकता की कमी है। ये किसानों को बैठा के समझाना होगा, सिखाना होगा। पारंपरिक सोच के कारण किसान पेड़ों को फसलों के प्रतियोगी मानते हैं। इन लोगों को नया अभी पता ही नहीं कि एक पेड़ का वेस्ट दूसरे का वही खाना पीना है और दोनों एक साथ पल जाएंगे। ये सब अभी समझने में इन लोगों को देरी लग रहा है, जिसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। समाधान क्या है? बिरसा किसान योजना जैसे पहलों के माध्यम से किसानों को डिजिटल आईडी प्रदान कर उन्हें सीधा तकनीकी परामर्श देना। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य के अनुसार सही प्रजातियों की जानकारी और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना इसकी प्रभावी समाधान हो सकता है। ठीक है, चलिए अब निष्कर्ष हम 2 लिख कर लाए हैं। आपको जो पसंद हो आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। आप किस पैटर्न पर अपनी कॉपी पे चल रहे हैं, क्या आपको लिखने का तरीका है, वो भी डिफाइन करता है कि निष्कर्ष आपका कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए हम जो हिसाब से लाए हैं उसको देख लेते हैं एक बार। कृषि वानिकी अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच का वह सेतु है जो भविष्य की खेती को सुरक्षित बनाता है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदर लाल बहुगुणा ने कहा था कि धारिणी को बचाना ही भविष्य को बचाना है, यानी मिट्टी को बचाने से बोल रहे हैं।
कृषि वानिकी इसी दर्शन को चरितार्थ करती है। यदि हम राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति के प्रावधानों को झारखंड के जंगल, जल, जमीन के पारंपरिक ज्ञान और ब्लॉकचेन, जियो टैगिंग जैसे आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़ दें तो यह न केवल बंजर भूमि को उत्पादक बनाएगी बल्कि भारत के नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मील का पत्थर साबित होगी। यह प्रणाली अंततः ग्रामीण भारत को काष्ठ स्वतंत्र यानी कि टिम्बर फ्री है ना, टिम्बर फ्री और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की क्षमता रखती है। कृषि वानिकी सतत कृषि का आधार है। यह न केवल पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 को प्रभावी ढंग से लागू करके हम हरित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? हरित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। अंडरलाइन कर दीजिएगा इसको। दूसरा निष्कर्ष है, कृषि वानिकी अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बीच सेतु है। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति हर व्यक्ति के आवश्यकता के लिए पर्याप्त है लेकिन लालच के लिए नहीं। ठीक है, सही बात है। अगर आपको आवश्यकता है तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको प्रकृति ना दे, लेकिन लालच के लिए प्रकृति के पास उतना नहीं है। कृषि वानिकी इसी आवश्यकता और सतत विकास का उत्तर है। यदि हम इसे सही प्रबंधन और आधुनिक तकनीक जैसे ब्लॉकचेन के साथ जोड़ें तो यह न केवल झारखंड की पड़ती भूमि को हरा भरा बनाएगी बल्कि भारत को एक काष्ठ स्वतंत्र राष्ट्र भी बनाएगी। ठीक है, चलिए तो ये यहीं समाप्त किया जाए। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, 2-4 क्वेश्चन अगर हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। अगर आप लोग इसको पढ़े तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, देखिए रिजल्ट कब आता है। धन्यवाद।